मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। उन्हें पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। इसी साल फरवरी में पुलिस ने पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने का केस दर्ज किया था, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। राज कुंद्रा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी बनाया है और हम बताना चाहेंगे कि देर रात उन्हें क्राइम ब्रांच में लगभग लाया गया, जहां उनसे 2 से 3 घंटा पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि की गई, जिसके बाद देर रात 3:30 बजे उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में उन्हें सीधा मुंबई पुलिस के इसी मुख्यालय में लाया गया, जहां बताया जा रहा है कि अब राज कुंद्रा की रात यहीं कटेगी। जिसके बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें हवालात में डाले और कल सुबह 11 बजे उनकी किला कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई और मुंबई के आसपास के कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। नदियों में आए उफान के बाद लोग अपने ही घरों में फंस गए और जो घरों से बाहर थे उनके लिए घर पहुंचना मुश्किल हो गया। और नवी मुंबई से तो एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक भारी भरकम इनोवा कार देखते ही देखते पानी में समा गई। कार लहरों से कुछ दूर थी, आसपास लोगों की भीड़ थी, जिसे मुसीबत साफ दिखाई दे रही थी। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, कार बहती हुई आगे गई और पलट गई। कार में ड्राइवर मौजूद था। फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को लोगों ने बाहर निकाल लिया। बस इसी एक पल में ड्राइवर की जान बचा ली गई, क्योंकि अगले ही पल लहरें फिर कार को बहाते हुए दूर ले गईं और कार को पलट दिया। जहां लहरें इस कदर गुस्से में दिखी, वो कोई नदी या नाला नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर आम दिनों में लोग गाड़ियां चलाया करते हैं। लेकिन नदियों में पानी बढ़ते ही रिहायशी इलाके और रास्ते भी पानी में लबालब भर गए, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं कई जगह पर सामने आई, जिनमें वसई भी शामिल है। वसई में एक कार के पानी में फंसने का वीडियो वायरल हो गया। एक भारी भरकम सफेद कार पानी में कागज की कश्ती की तरह तैरती दिखने लगी। कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। राज्यसभा में भी यही हुआ। वहां विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए सभापति की चेयर तक आ गए। यही नहीं, विपक्ष आगे भी ऐसा ही करने के मूड में दिखा। तो इनका विरोध तो होना ही होना। पिछले 3 सेशनों में क्योंकि कोरोना था, इसलिए इनके सेशन निकल गए। ये सेशन विरोध के बगैर कुछ और होने वाला है। एक दिन पहले हुई सभी दलों की बैठक में पीएम ने कहा था कि विपक्ष सरकार से कठिन सवाल पूछे और उसे हर सवाल का जवाब देने का मौका दे। लेकिन विपक्ष ने सवाल पूछना तो दूर की बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय तक नहीं होने दिया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई पीएम संसद में अपने नए मंत्रियों का परिचय न करवा पाया हो। इससे पहले अकाली दल और कांग्रेस ने कृषि सुधार कानून पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसका सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। इसके अलावा टीएमसी ने तेल के दाम, कृषि सुधार कानून और कोरोना टीके के मुद्दे पर नोटिस दिए। यही नहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बैठक भी की, जिसमें मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक ब्लॉग लिखकर विपक्ष पर हमला किया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि अमित शाह ने अपने ब्लॉग में मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सामने आई जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट को देश के खिलाफ षड्यंत्र बताया और लिखा कि देश को बांटने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट और सदन में हुए हंगामे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के नए मंत्रियों के सदन में परिचय नहीं करवा पाने पर विपक्ष को घेरा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो देश के विकास के काम को पटरी से उतारना चाहती। दिल्ली पुलिस के डीसीपी एसके सिंह और उनकी पत्नी पर एक एएसआई के परिवार से मारपीट और धमकाने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत एएसआई के परिवार ने मुखर्जी नगर थाने में की। दोनों ही परिवार दिल्ली के न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप इलाके में आमने सामने रहते हैं और बताया गया कि इनके बीच पार्किंग को लेकर विवाद है, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो तो इसी महीने की 18 तारीख का बताया गया, जिसमें डीसीपी की पत्नी एएसआई के परिवार से गाली गलौज करते हुए ताला फेंककर हमला करती दिखाई दी। एएसआई का आरोप है कि इस हमले से उनकी बेटी को चोट लग गई। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच पार्किंग की जगह को लेकर बहस हुई।
18 तारीख के ही एक सीसीटीवी वीडियो में डीसीपी की पत्नी क्रिकेट बैट से एएसआई के घर के मेन गेट पर लगे बल्ब को तोड़ती नजर आई। जब इसका विरोध एएसआई के परिवार ने किया तो डीसीपी की पत्नी ने मारपीट की कोशिश की। तो वहीं एक और वीडियो में डीसीपी की पत्नी एएसआई की बेटी से झगड़ती नजर आई। बताया गया कि एएसआई के परिवार ने इन सभी वीडियो को महकमे के आला अधिकारियों के पास भेजा और लिखित में एक शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसमें डीसीपी और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए। खबर है कि इस मामले में दोनों ही पक्षों के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है। खबर है कि यमन की फौज ने हूथी लड़ाकों को खदेड़कर वहां के मारिब प्रांत के रहाबा जिले को अपने कब्जे में ले लिया। मारिब यमन का एक अहम प्रांत है जहां तेल के कुएं का भंडार है, इसलिए हूथी विद्रोही उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। खतरा यह है कि अगर वो कुएं विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर यमन को उनके चंगुल से निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि यमन की सेना की इस जीत को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसमें वहां के कबीलों के लड़ाकों ने भी जी जान लगा दी और उनकी बंदूक से निकली एक एक गोली ने हूथी विद्रोहियों की कब्र खोद कर रख दी। यमन की सेना ने ऐसा जाल बिछाया कि हूथी लड़ाकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेना ने एक पहाड़ पर अड्डा जमाए विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लिया और जब एक बार मशीन गनों ने चलना शुरू किया तो फिर रहाबा जिले को आजाद कराकर ही दम लिया। हूथी विद्रोहियों को नाकों चने चबवाकर यमन की सेना उस पहाड़ पर पहुंची जहां उन्होंने पनाह ली हुई थी। वहां दूर दूर तक कोई हूथी नजर नहीं आया तो यमन की सेना ने इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मारिब प्रांत यमन की सरकार का एक अहम गढ़ है, लेकिन फरवरी से हूथी विद्रोहियों ने उसे हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसलिए मारिब की जमीन के लिए महीनों से महाभारत छिड़ी हुई है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पानी आफत बनकर बरसा। वहां बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में कमर तक पानी भर गया और ऐसे हालात हो गए कि गुरुग्राम समंदर जैसा लगने लगा। सेक्टर 10 में तो सड़कों पर पानी की बहती धार समंदर की लहरों से कम नहीं लगी। वहां से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि पूरा शहर ही डूब गया है। क्या सड़क, क्या घर और क्या अंडरपास, जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखा। कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक, कहीं गाड़ियां पानी में डूबी तो कहीं लोग पानी में फंसी अपनी स्कूटी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। नौबत यह आ गई कि आसमान से बरसते पानी के बीच लोग सड़कों पर भरे पानी में डूबकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते जाते दिखे। वहां कहीं कहीं पर तो सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे वो सब कुछ अपने अंदर समा लेगा और कहीं पर वो झरने के पानी जैसा लगा। अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वो बंद ही हो गए, क्योंकि अगर गाड़ियां उनसे गुजरती तो डूब जाती और लेने के देने पड़ जाती। हफ्ते के पहले ही दिन गुरुग्राम में हुई तेज बारिश लोगों के सर पर मुसीबत बनकर आई। लोगों को काम पर जाना था, लिहाजा वो घर से निकले और सड़कों पर भरे पानी में ऐसा फंसे कि दफ्तर समय पर पहुंचना ही मुश्किल हो गया। जल भराव ने न गाड़ी में सवार लोगों को बख्शा और न ही पैदल चलने वालों को। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां लोग अपनी गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। ऐसा है कि बस ऐसा लग रहा है हवा में उड़ जाएगी, हवा में बिल्कुल बह जाएगी गाड़ी और बहुत बुरा हाल है। स्कूटी या बाइक पर निकले लोगों की तो शामत ही आ गई, क्योंकि उनके लिए घुटनों तक भरे पानी से गुजरना मुसीबत को दावत देना था। रह गए पैदल जाने वाले तो वो भी नहीं बचे और अपना सामान कंधे पर रखकर जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। दावा किया गया था कि 2 IAS अधिकारी और 13 ICS अधिकारी जो हैं वो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति पर नजर रखेंगे ताकि शहर में जल भराव जो है ना हो। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में उन अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं। जल भराव से न सड़कें बची न रिहायशी इलाके, रही सही कसर जैम ने पूरी कर दी और बारिश से पहले किए गए प्रशासन के सारे दावों की पोल खुल गई। कुछ घंटों की तेज बारिश से गुरुग्राम के सेक्टर 31 और सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाकों की रफ्तार रोक दी। इन जगहों पर लोगों की घर और सड़कें ही नहीं डूबी, बल्कि पुलिस थाना भी डूब गया और इसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। इस पुलिस थाने में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। चारों ओर भरे पानी ने पुलिस वालों का आना जाना मुहाल कर दिया। आसमान से बरसी आफत सरकारी अस्पताल को भी ले डूबी। वहां नौबत यह आ गई कि मरीजों को ट्रैक्टर से लाना पड़ा। सरकारी अस्पताल है, उसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि चारों तरफ पानी पानी भरा है। लोगों को अस्पताल तक में जाने के लिए दिक्कत आ रही है। दिल्ली NCR में इस बार कम बारिश का अनुमान है, लेकिन गुरुग्राम में जो हालात हुए उन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा दी। उस पर मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन बादल ऐसे ही बरसेंगे, यानी जो बारिश अब तक राहत वाली थी
वो अब मुसीबत वाली बन सकती है। कोलकाता के पुलिस मुख्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा होने लगा जब पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी की मांग कर रहे लोग अच्छी खासी तादाद में सड़क पर आकर बैठ गए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और इसी बात पर उनका गुस्सा पुलिस मुख्यालय के बाहर फूट पड़ा। लेकिन बड़ी तादाद में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके लिए उन्होंने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। ऐसे में किसी के कपड़े फट गए, किसी को कुछ दूरी तक घसीटा गया, तो कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस की पकड़ में आने के डर से वो लोग इधर उधर भागने लगे। वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले वो प्रदर्शनकारी वहां से जाने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने हाथ जोड़कर पुलिस वालों से विनती की कि वो उनके प्रदर्शन में बाधा न बने, लेकिन उनकी किसी बात का असर उन पुलिस वालों पर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर रखा जाए। জয়েন লেটারে আমাদের ডেট অফ জয়েনিং ছিল 28 জানুয়ারি 2021, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের জয়েন করায়নি। इस हंगामे की वजह से पुलिस मुख्यालय के सामने वाली सड़क जैम हो गई। वहां से लोगों का आना जाना रुक गया। लेकिन जब पुलिस एक्शन में आई तो कुछ देर बाद गाड़ियों का अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो गया। यूपी एटीएस लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों का एक एक तार खंगालने के लिए सबूतों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में मिन्हाज नाम के संदिग्ध आतंकी के उस मोबाइल को हैदराबाद में फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एटीएस की छापेमारी के समय मिन्हाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिन्हाज के मोबाइल को उसके आतंकी साजिश के पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। ये वही मोबाइल है जो आतंकी मिन्हाज के पास से एटीएस को छापेमारी के दौरान मिली थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मोबाइल में उसकी आतंकी साजिश के कई राज भी दफन है। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का एक एक तार खंगालने के लिए सबूतों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में मिन्हाज नाम के संदिग्ध आतंकी के उस मोबाइल को हैदराबाद में फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसका डेटा लखनऊ की फोरेंसिक लैब में रिट्रीव नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुए मिन्हाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। जानकारी के मुताबिक मिन्हाज ने अपना मोबाइल किसी ऐप के जरिए गर्म करके जला दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एटीएस ने मोबाइल तो बरामद कर लिया, लेकिन उसका डेटा नहीं मिला। यही वजह है कि अब हैदराबाद फोरेंसिक टीम के पास मिन्हाज का मोबाइल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि मिन्हाज के मोबाइल से बरामद डेटा एटीएस की जांच को आगे बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकता है। खुद राज्य के डिप्टी सीएम ने एटीएस की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई है। आतंकियों से मोबाइल मिली है और इस मोबाइल के जरिए एटीएस पूरे अंतिम राज तक पहुंच रही है। निश्चित तौर से पहुंचना चाहिए। एटीएस को बधाई है, बहुत बड़ी घटना है, उसको रोकने का काम किया है और उसमें भी इस प्रदेश की राजनीति को करने वाले और मुख्यमंत्री के पद पर रहने वालों लोगों ने सवाल उठाया है। इस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता को उन्हें देना पड़ेगा, प्रदेश के पुलिस बल को उन्हें देना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रदेश को बचाने का काम किया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं। दरअसल बीते 11 जुलाई को काकोरी से मिन्हाज और मड़ियाओं से मुसीर नाम के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, चाकू और पिस्टल बरामद हुई थी। एटीएफ ने छापेमारी के दौरान इन्हीं दोनों की निशानदेही पर शकील, मुस्तकीम और मुईद को भी गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को बारूद और असला सप्लाई करने का आरोप भी लगा है। इतना ही नहीं, संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मुशीर को मदद करने वाले शकील, मुस्तकीम और मुईद के सामने बैठाकर भी एटीएस पूछताछ कर चुकी है। एटीएस घंटाघर के पास उस इलाके में भी गई जहां मुईद ने मुशीर को पिस्तौल की डिलीवरी दी थी। अब एटीएस इस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए सबूत तलाशने में जुट गई है। उधर लखनऊ से पकड़े गए दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने के बाद रोजाना नई खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में आए 3 लोगों की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें कानपुर के भी 4 लोग मिले, जिनकी छानबीन में पुलिस जुट गई है। ये लोग कानपुर की नई सड़क, चमनगंज और बेगमगंज के बताए जा रहे हैं। इस दौरान जब एटीएस ने इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की तो सभी के पते गलत पाए गए। अब पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी है कि ये लोग कौन हैं और लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से इनका क्या ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में 20 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से 4 लोगों ने कानपुर के पते पर मोबाइल कनेक्शन ले रखा था। एटीएस फिलहाल इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के कई नेताओं को निशाना बना सकते थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल काशी, मथुरा और अयोध्या भी इनके निशाने पर थे। महंगाई के मुद्दे पर आरजेडी ने बिहार के अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आरजेडी ने 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आरजेडी के कार्यकर्ता राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे और केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। विरोध के तौर पर ये प्रदर्शनकारी टांगे पर सवार होकर पहुंचे और मार्च निकाला। महंगाई के खिलाफ आज आरजेडी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और यह तस्वीर पटना का है। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। पोस्टर और बैनर लेकर पहुंची इन महिला कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के भी दाम घटाने की मांग की। गैस और डीजल का दाम कम करना होगा। गया से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हर तरफ महंगाई है, गरीब, किसान, मिडिल क्लास फैमिली सब लोग परेशान हैं, तबाह हैं। इसी तरह प्रदेश के दूसरे जिलों में भी आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के मधुबनी जिले से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक बैल के बिदकने से हड़कंप मचा, जिसे एक बैलगाड़ी से बांधा गया था। लेकिन भीड़ और शोर शराबे से वो बैल भड़क गया और उसने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले से एक आरजेडी कार्यकर्ता तो सड़क पर ही गिर पड़ा, जबकि बाकी लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि बैलगाड़ी में बंधा दूसरा बैल शांत दिखाई दिया, लेकिन एक बैल के बिदकने से बैलगाड़ी पर सवार लोग फौरन नीचे उतर आए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर आरजेडी की ओर से ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें विरोध जताने के लिए कुछ बैलगाड़ियों को शामिल किया गया। आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की, जिन्होंने तेल की कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। 200 रुपया कीमत पेट्रोल का नहीं हो, डीजल का नहीं हो, गैस का नहीं हो, इसलिए आपको सड़क पर आना आवश्यक है। बिहार के बाकी जिलों से भी कमोबेश इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। चीन ने मंकी बी वायरस से मौत के पहले मामले की पुष्टि कर दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 3 महीने पहले वहां एक जानवरों के डॉक्टरों में मंकी बी वायरस का पता चला था और लंबे इलाज के बाद इस वायरस की वजह से 27 मई को उस डॉक्टर ने दम तोड़ दिया था। अखबार का यह दावा भी है कि जितने भी लोग उस डॉक्टर के संपर्क में थे वो सभी सुरक्षित हैं। बताया गया कि इसी साल मार्च में जानवरों के उस डॉक्टर ने 2 बंदरों की सर्जरी की थी, जिसके बाद उसे जी मचलाने की शिकायत और उल्टी होने शुरू हो गई थी और फिर उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार मंकी बी वायरस ने चीन के उस डॉक्टर की जान ली। ओलंपिक खेलों के लिए महिला हॉकी टीम का अभ्यास शुरू हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए खिलाड़ियों ने टोक्यो में बनाए गए खेल गांव में अभ्यास किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में आने का न्योता दिया। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति वहां पूर्व सीएम करुणानिधि की तस्वीर का अनावरण भी करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में एक मकान में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन विपक्ष ने कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसना शुरू कर दिया। अकाली दल ने तो सिद्धू पर सीधा निशाना साध दिया। किसी जगह का कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जहां जाता है वहां लड़ाई करता है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस फैसले पर जमकर चुटकी ली। पंजाब में भी कांग्रेस के अंतिम संस्कार के लिए 4 आदमी मिल गए हैं और 1 आदमी क्रिया करने के लिए मिल गया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इसे पार्टी आलाकमान का फैसला बताया और सिद्धू की तारीफ की। जब हाईकमान ने डिसीजन लिया है तो सोच समझकर ही लिया है। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच दोपहर में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच दोपहर 3 बजे से कोलंबो में होगा। टीम इंडिया 3 मैचों की इस सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे है। झारखंड के गोड्डा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रिहायशी इलाके में घुसे एक लंगूर को पकड़ने में वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि लंगूर पागल हो चुका था और वो करीब दर्जन भर लोगों को घायल भी कर चुका था, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन से उस लंगूर को बेहोश किया। तब जाकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लंगूर के बेहोश होते ही वन विभाग के लोग उसे बांधकर बाहर लाए और फिर पिंजरे में कैद कर अपने साथ ले गए। इससे पहले लोगों के लिए सिरदर्द बने इस लंगूर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई को देखने के लिए इलाके के लोग भी वहां जुट गए, जिनमें कुछ लोगों ने तो वन विभाग की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। अभी यहाँ जो पागल बंदर था अभी तक नहीं पकड़ाया है। अभी यहाँ 2-3 पागल बंदर है।
बताया गया कि इलाके में बीते एक हफ्ते से लंगूर ने उत्पात मचा रखा था, जिसे पकड़ने में वन विभाग को 8 से 9 घंटे का वक्त लगा। मुंबई के बोरीवली इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने सरेआम तलवारबाजी की, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि दो पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष के वकील को दूसरे पक्ष के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने तैश में आकर तलवारें निकाल ली। इससे पहले कि वो वकील और उनके साथी कुछ समझ पाते, उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक आदमी तो तलवार लेकर उन लोगों के पीछे ही दौड़ पड़ा। इस तलवारबाजी से वहां हड़कंप मच गया। वकील और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन लोगों पर तो जैसे खून सवार था। वो इस कदर तलवार लहराने लगे जैसे एक ही झटके में वो उनका काम तमाम कर देना चाहते हो। कुछ लोग तो डंडों से भी वार करते नजर आए। इस हमले से वकील बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इससे पहले वहां काफी देर तक जमीन के मुद्दे पर बहस होती रही। खबर है कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिरावल में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। देखते ही देखते ये मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसा उस समय हुआ जब पास के मकान में गड्ढा खोदा जा रहा था। बताया गया कि नींव कमजोर होने की वजह से ये मकान पलक झपकते ही धराशायी हो गया, लेकिन समय रहते ही घर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बीते 3.5 महीनों से कोरोना का भयानक प्रकोप झेल रहे थाईलैंड में लोगों का खून ऐसा उबला कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। कोरोना वायरस अप्रैल से थाईलैंड पर काल बनकर मंडरा रहा और पिछले 24 घंटे में तो वहां कोरोना के 11,784 नए मामले सामने आए, जो कि लगातार चौथे दिन एक रिकॉर्ड है। इसलिए लोगों ने अपने प्रधानमंत्री पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और राजधानी बैंकॉक में उनके दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस की हथियारबंद टोली ने भी उसके रास्ते पर पहरा लगा दिया, लेकिन पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी ऐसे भड़के कि उन्होंने बीच सड़क पर आग लगा दी। आग भी कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसी भयानक कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पुलिस की लगाई कटीली तारों को काटने के लिए औजार तक लेकर पहुंच गए। इसके बाद तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेहिसाब आंसू गैस और पानी की अंधाधुंध बौछार का ऐसा डबल अटैक किया कि वो उल्टे पांव दौड़ पड़े। कोरोना पर काबू पाने के लिए बैंकॉक में भीड़ जुटने पर पाबंदी लगी है, लेकिन सरकार को कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों ने खुद ही बचाव के नियमों को ताक पर रख दिया और 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हथियार से लैस एक बदमाश ने एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया गया कि बदमाश को पकड़ने की कोशिश में एक दुकानदार की जान चली गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए बदमाश ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी। ये देख कंपनी के दोनों कर्मचारी डर गए और वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर तक इस बदमाश ने कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को भी डराने की कोशिश की, लेकिन खुद को नाकाम होता देख वो वहां से भाग निकला। मगर कंपनी के बाहर पॉपकॉर्न की रेहड़ी चलाने वाले दुकानदार ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हवाई फायरिंग कर दी। बताया गया कि जिससे उस दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर फाइनेंस कंपनी में पहुंचा था। लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात किया है कि उसके पास कुछ सोना है और लोन लेना चाहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से घटना की पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही सीसीटीवी को कब्जे में लेकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी। महज 24 घंटे की बारिश के बाद पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई दिखने लगी। मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि हफ्ते के पहले ही दिन जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले तो कहीं ट्रैफिक जैम से सामना हुआ तो कहीं कई फीट तक जमे पानी से, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर का सबवे हर साल की तरह बाढ़ का एहसास कराने लगा। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि इस बार सरकारी एजेंसियों ने हालात बिगड़ने से पहले ही रास्ता बंद कर दिया था कि पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश का पानी भर चुका है और जिसके वजह से ये जो सड़क है बदरपुर और बहरौली जाने वाली ये जो सड़क है इस सड़क को बंद कर दिया गया है। लेकिन जहाँ रास्ते खुले हुए थे वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई जरूर दिखी। दिल्ली के नरेला के अंडरपास में एक बस फंस गई। पानी कितना था इसका अंदाजा ये देखकर लगाया जा सकता है कि बस के टायर दिखने बंद हो गए। तिमारपुर में हालात इतने बिगड़े कि सड़क एक ट्रक का बोझ नहीं झेल पाई। ट्रक का एक पहिया सड़क में ही धंस गया और घंटों तक फंसा रहा। सदर बाजार के पास की आजाद मार्केट का हाल भी ऐसा ही रहा। सड़कें दिखनी बंद हो गईं और दुकानों के शटर तक पानी में डूबे दिखे।
सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का लगाकर पार लगाना पड़ा। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में बाजार की बदहाली साफ दिखी, जबकि दिल्ली के नजफगढ़ की मुख्य सड़क पर तो बारिश के कारण बाजार खुल ही नहीं पाया। सड़कें ही नहीं, दुकानें भी पानी में डूबी रहीं। जरूरी कामों के लिए घर से निकले लोग पैदल ही कई फीट पानी के बीच चलते दिखे। कुछ बसें बंद हो गईं और जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हुई थीं, पानी की वजह से उनके पहिए दिखने बंद हो गए। लेकिन हालात दिल्ली के लिटियन जोन के भी खराब रहे। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और कई फीट तक पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी निकालने के लिए मशीनें लगा दी गईं। ज्यादा मुसीबत इसलिए भी हुई क्योंकि एक बार शुरू हुई बारिश का दौर थमा ही नहीं। दिन भर आसमान में सूरज के दर्शन नहीं हुए और हल्का अंधेरा छाया रहा, इसलिए गाड़ियों और बसों की हेडलाइट भी बंद नहीं हुई। राजधानी के कई वीवीआईपी इलाकों में भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ठीक सामने है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे की तस्वीरें हैं जहां पानी इतना ज्यादा भर गया, तो आप जरा समझिए कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति है। ऐसे ही हालात की वजह से सड़कों पर लोग घंटों तक रास्तों पर फंसे रहे। सबसे खराब हालत दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर दिखी, जिनमें ओखला की मुख्य सड़क भी शामिल है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला के पास और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरे की लेंस जहाँ भी जाएगी आपको केवल जैम ही जैम दिखेगा। ट्रैफिक केवल कुछ घंटों के लिए नहीं फंसा, बल्कि आईटीओ जैसी अहम जगहों पर तो शाम तक गाड़ियां यूं ही रेंगती हुई दिखाई दी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।